गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिजनेस स्टडी में प्रबंध के कार्यों के बारे में बात करेंगे। प्रबंध के जो कार्य होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रमुख कार्य और दूसरा होता है सहायक कार्य। सबसे पहले हम प्रबंध के प्रमुख कार्य मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला जो कार्य है प्रबंध का वो है नियोजन। नियोजन का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी योजना बनाना। नियोजन उपक्रम की क्रियाओं के बारे में निर्णय लेने की एकमात्र विधि है जो कि बुद्धि पर आधारित है। किसी भी कार्य को करने की अनेक विधियां होती हैं, उपलब्ध साधन होते हैं और उपलब्ध साधन और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही सर्वोत्तम विधि को चुनना ही नियोजन का उद्देश्य होते हैं। अतः हम इसको अब समझते हैं कि नियोजन क्या होता है। देखो, नियोजन एक प्रकार का एक पूर्वानुमान होता है जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले जो उसके बारे में सोचा जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा कार्य हमको करना है, किस प्रकार करना है और इस कार्य को कौन करेगा, करने के तरीके क्या होंगे। तो ये सारी जो बातें होती हैं वो हम नियोजन के अंतर्गत करते हैं कि कार्य कौन सा करना है, किस प्रकार करना है, कौन करेगा। तो सारे भविष्य की आवश्यकताओं का, भविष्य के बारे में सारी बातों का पहले से जो अनुमान लगाते हैं वो उसको हम बोलते हैं नियोजन। ठीक है। अब नियोजन की एक परिभाषा जॉर्ज आर टेरी ने दी है। नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि या तकनीक है। एंड नियोजन के माध्यम से हम भविष्य की आवश्यकताओं का पता लगा सकते हैं, इसलिए नियोजन भविष्य को देखने की तकनीक है। यह भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है और अनुमान लगा के उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। इसे बोलते हैं हम नियोजन। नियोजन बनाने के लिए उसमें कुछ तत्वों का समावेश होता है। वो तत्व होते हैं लक्ष्य, नीति, बजट, कार्यक्रम, विधि, नियम। कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उस कार्य का लक्ष्य क्या होगा, उसके उद्देश्य हमको तय करने पड़ते हैं नियोजन के अंतर्गत ही। इसके बाद उसमें उसकी क्या नीति होगी, उस कार्य को करने के लिए कौन सी पॉलिसी अपनाई जाएगी, क्या नियम रहेंगे उस कार्य को करने के लिए, कितना बजट उसका रहेगा। तो ये सारी बातें हम नियोजन के अंतर्गत कर सकते हैं। तो इस प्रकार हुआ अपना नियोजन। सेकंड कार्य है, अब जो प्रबंध का जो सेकंड मुख्य कार्य आता है वो होता है संगठन। संगठन में हम क्या करते हैं, क्योंकि नियोजन में हमने पहले काम की रूपरेखा बना ली, काम तो सोच लिया, लेकिन उस कार्य को करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। और जब व्यक्तियों को हम इकट्ठा करके एक तंत्र के रूप में कार्य करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संगठन। एक सरल भाषा में समझें, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को संगठन कहा जाता है। संगठन में अलग अलग विभाग होते हैं, उनके अलग अलग व्यक्ति होते हैं और उन विभागों को अलग अलग कार्य बांटे जाते हैं। किस व्यक्ति को कौन से कार्य दिए जाएं, अधिकार बांटे जाते हैं और उनके साथ में उनके उत्तरदायित्व निश्चित कर लिए जाते हैं। तो ये सारे कार्य होते हैं संगठन के अंतर्गत। एक बार हम इसको बुक्स के माध्यम से पढ़ लेते हैं। नियोजन द्वारा उपक्रम के उद्देश्य आदि निर्धारित कर लेने के बाद उन्हें क्रियान्वित करने की समस्या सामने आती है। यानी उद्देश्य तो हमने बना लिया, अब उस उद्देश्य को पूरा कैसे करें, तो उस पूरा करने की समस्या आती है नियोजन के सामने। तो नियोजन क्या करता है, जिसे प्रबंध संगठन के द्वारा संपन्न करता है। यानी नियोजन बनाने के बाद जो प्रबंधक होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करने संगठन बनाता है और उस संगठन के द्वारा ही लोगों को लक्ष्य के जो लक्ष्य उन्होंने बनाया हुआ है उस लक्ष्य के बारे में बताता है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यों का आवंटन करता है। तो ये सारे कार्य होते हैं संगठन के माध्यम से। अब प्रबंधक का जो तीसरा कार्य होता है, संगठन बना लिया, संगठन में अलग अलग विभाग तय कर लिए। अब उसके बाद जो तीसरा कार्य आता है वो है नियुक्तियाँ यानी स्टाफिंग। ये नियुक्तियाँ करने का कार्य एक प्रशासनिक अधिकारी का होता है। नियुक्तियों में क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे। नियुक्ति मतलब एक
सही पद पर सही व्यक्ति को चुनना भी नियुक्तिकरण कहलाता है। यानी जिस जो पद खाली है उस पद के हिसाब से उस व्यक्तियों को देने, सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना ही नियुक्तियां कहलाती हैं। संगठन का निर्धारण हो जाने के बाद संगठन के लिए कार्य कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यानी जो कार्य बनाया गया, निर्धारण किया गया, उसके लिए कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिन्हें प्रबंध नियुक्त करता है। यह प्रबंध का एक प्रशासनिक कार्य है जिसके अंतर्गत चयन की आधुनिक विधियों की मदद से एक प्रबंधक उचित कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है। नियुक्तियों में क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को सबसे पहले उसका भर्ती, चयन करने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाने के बाद प्रशिक्षण देना, व्यक्ति को कार्य से परिचित कराना, उसको पदोन्नति के अवसर देना, स्थानांतरण और भी कई सारी चीज़ें, ये जो भी सब कार्य स्थानांतरण, ये सब चीज़ें नियुक्तिकरण के अंतर्गत आते हैं। और जिससे कर्मचारियों की समस्त अपेक्षित योग्यता का पता चल जाता है। तो ये हो गया अपना नियुक्तिकरण। अगला कार्य है निर्देशन। प्रबंध के कार्य का जो चौथा प्रमुख कार्य है निर्देशन। निर्देशन को भी प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना गया है। इस कार्य में जो अधिकारी होता है और जो कार्य करवाना होता है जिन व्यक्तियों से, कर्मचारियों से, तो उस कार्य के बारे में उसे सही जानकारी दी जाती है। अधिकारी अपने कर्मचारियों को या अधीनस्थों को कार्य के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हैं। यदि सभी कर्मचारियों को समय पर सूचित नहीं होंगे, अगर कार्य के संबंध में सूचना नहीं मिलती है तो क्या होगा, कार्य में अनियमितता आ जाएगी और समय और धन दोनों का दुरुपयोग होगा। इसलिए निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों को समय पर सूचना मिलती रहती है कि कौन सा कार्य करना है, किस प्रकार करना है। निर्देश आदेश प्राप्त होते रहते हैं जिससे कार्य एक सिस्टम से चलता है और समय के अनुसार कार्य पूरा हो जाता है। अगर निर्देश का अभाव होगा तो कार्यों में नियमितता नहीं आएगी और धन और समय दोनों का दुरुपयोग होगा। निर्देशन में इन 4 बातों को सम्मिलित किया जाता है। वो है पर्यवेक्षण, संदेशवाहन, नेतृत्व और अभिप्रेरणा। इन चारों चीज़ों का इसमें समावेश रहता है। फिर से सुन लीजिए, पर्यवेक्षण, संदेशवाहन, नेतृत्व और अभिप्रेरणा। इसके बाद प्रबंध का जो अगला कार्य है वो है नियंत्रण। प्रबंध का वैसे इसको अंतिम कार्य भी मानते हैं, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने या कुछ विद्वानों ने प्रबंध के 6 कार्य माने गए हैं। नियंत्रण का अर्थ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रबंध का अगला महत्वपूर्ण कार्य नियंत्रण करना। नियंत्रण में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो नियोजन के अनुसार कार्य करवाने के लिए आवश्यक हैं। योजनाओं का निर्माण कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उचित प्रकार से उनका क्रियान्वयन करना भी आवश्यक है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जो कार्य हमने नियोजन में तय किए थे, नियोजन में जो प्लानिंग की थी कि हमको उस कार्य को करना है और इतने समय में, इतनी लागत में, इतने विधि के अनुसार ये कार्य पूरा होना चाहिए। लेकिन नियंत्रण क्या करता है, कार्य को देखता है, यानी कार्यों में कमांड रखता है कि कार्य तय सीमा के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं, कहीं कार्य करने में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य समय के अनुसार हमें प्राप्त होगा या नहीं। ये सारी चीज़ें जो रहती हैं वो नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। इसमें 4 उपक्रियाएं सम्मिलित की गई हैं। पहला, कार्य मापन के लिए उचित मापदंड, यानी कार्य को कौन सा कार्य कितने समय में होगा उसके लिए उचित मापदंड तय किए जाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें स्कूल का, हमारे स्कूल में पर डे जो पीरियड लगते हैं 45 मिनट्स के रहते हैं और उस 45 मिनट्स के अंदर अकॉर्डिंग ही हम कार्य करते हैं और उसी के तहत हमारा साल भर में जितने भी कोर्स होते हैं वो समय से पहले पूरा हो जाता है। तो एक प्रकार से क्या हो गया, वो मापदंड हो गया, यानी कार्य को करने का समय। दूसरा है नियोजित कार्य और वास्तविक निष्पादन की तुलना। इसमें हम ये देते हैं कि जो हमने प्लान किया है वो काम और वास्तव में जो हो रहा है उस काम की तुलना करते हैं।
उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मालिक को जैसे हमने 100 यूनिट्स बनानी है हमको 3 दिन में, लेकिन बन रही है 80 यूनिट्स। तो उन दोनों के बीच में तुलना की जाती है कि जितना तय किया गया है उतना कार्य क्यों नहीं हुआ है, वास्तव में कितना कार्य हो रहा है। तुलना में यदि कोई विचलन पाया जाता है, विचलन मीन्स होती है गलतियाँ, विचलन पाया जाता है तो उसके कारण ज्ञात करना और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पता लगाना। यानी जो हमारा जो भी हमने टारगेट फिक्स किया था या जो हमारा लक्ष्य था वो लक्ष्य समय पर पूरा क्यों नहीं हुआ है, उस वास्तविक और निष्पादित दोनों के बीच की गलतियों का पता लगाना और पता लगाकर उसके कारणों को ढूंढना कि किस कारण से ये कार्य समय पर नहीं हो पाया है। इसके बाद जो इसमें शामिल किया जाता है, सुधार के लिए उचित एवं आवश्यक कदम उठाना। जब गलतियाँ समझ में आ जाती हैं तो उस गलतियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे कार्य हमने पढ़े नियंत्रण प्रबंधन के कार्यों में। आपको ये प्रबंधन के जो मुख्य कार्य हैं वो उससे संबंधित सभी चैप्टर्स हमको पढ़ने रहेंगे। इनका डिटेल से और बारीकी से अध्ययन हम चैप्टर वाइज इसमें करेंगे, इसलिए हमने थोड़ी जानकारी इस प्रबंधन के कार्यों के अंतर्गत पढ़ी है। अब इसको अगला कार्य है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। इसको हम सरल भाषा में समझें तो इसमें तालमेल बना के व्यवस्था रखना है, यानी एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच में तालमेल बनाकर कार्य करना। इसको हम कैसे समझें? देखो, समन्वय से आशय किसी संस्था के विभिन्न सदस्यों के मध्य इस प्रकार कार्यों का बंटवारा करना है कि आपस में संतुलन और सहयोग बना रहे और कार्य में सद्भावना से कार्य को पूरा किया जाए। समन्वय के अभाव में लोग अलग अलग दिशाओं में कार्य करते हैं, इससे उत्पादकता कम होती है और लागत बढ़ जाती है। कुल मिला के जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं और जिस संस्था में जितने भी विभाग होते हैं उन सभी विभागों में एक दूसरे के प्रति समन्वय होना चाहिए, यानी तालमेल बिठाकर कार्य करना चाहिए, जिससे कार्य में एकरूपता आती है और सही समय पर सही कार्य पूरा हो जाता है। अगर जिस संस्था में समन्वय नहीं होगा तो सभी व्यक्ति अलग अलग कार्य करेंगे और कार्य समय पर भी पूरा नहीं होगा, लागत ज़्यादा आएगी, जिससे संस्था को हानि उठानी पड़ सकती है। इस प्रकार हमारे पूरे कार्य हो गए प्रबंधन के प्रमुख कार्य। पहला कार्य था नियोजन, दूसरा कार्य था संगठन, तीसरा कार्य था नियुक्तियाँ और चौथा कार्य था निर्देशन, पांचवा था नियंत्रण। इसके बाद एक कार्य और रह गया है जिसको हम पढ़ते हैं अभिप्रेरणा। प्रबंधन का जो मुख्य कार्यों में प्रमुख कार्य आता है अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेट करना। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना कार्य के प्रति, यानी कर्मचारियों की सोई हुई ऊर्जा को जगाना और उसको इस प्रकार मोटिवेट करना कि वे कार्य को सही तरीके से कर सकें, मन लगाकर कार्य कर सकें। अभिप्रेरणा से आशय कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर उनकी कार्य क्षमता का विकास करना होता है, यानी कर्मचारियों को मोटिवेट करना अलग अलग तरीक़ों से, जिसमें वित्तीय क्रियाएँ, गैर वित्तीय क्रियाएँ होती हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे कि बोनस देकर, कमीशन देकर, इसके बाद पदोन्नति देकर। इससे क्या होता है, जो कर्मचारी होता है उसका मन उस कार्य में लगता है और उस कार्य को सही तरीके से और जल्दी उत्साहपूर्वक करता है। अभिप्रेरणा का संबंध मानवीय साधन से होता है, यानी हम जो मोटिवेशन देते हैं वो केवल मनुष्य को ही दे सकते हैं, मशीनों या अन्य किसी वस्तु को मोटिवेट नहीं कर सकते। इस प्रकार अभिप्रेरणा का जो संबंध होता है वो मानवीय साधन से होता है। अभिप्रेरणा के माध्यम से कर्मचारियों में गतिशीलता, जागरूकता और ऊर्जा बनी रहती है, यानी हम जब समय समय पर अगर कर्मचारियों को संस्था में मोटिवेट किया जाता है तो उनमें ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। गतिशीलता यानी हर कार्य के प्रति उनमें सुस्तपन नहीं आता है, गतिशील रहते हैं, जागरूक रहते हैं और हमेशा एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों ही प्रकार की प्रेरणाएँ दी जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी बात की थी, मौद्रिक प्रेरणा यानी ऐसी प्रेरणा होती है जिसका संबंध धन से होता है, जैसे बोनस देकर, वेतन में बढ़ोतरी करके और कमीशन देकर। इस प्रकार की जो एक तरह से उनको लालच देना होता है और उस लालच के तहत व्यक्ति मन लगा काम करता है। अमौद्रिक प्रेरणा मीन्स ऐसे होती है कि ऐसी प्रेरणा जिसका संबंध धन से ना होकर
केवल उनका मान सम्मान में वृद्धि करना होता है। इसे कार्य में स्थायित्व रहना, मुख्य जो मीटिंग अच्छा व्यवहार करना, प्रशंसा करना, इसके बाद उनको सेवा की सुरक्षा प्राप्त करना, सलाह प्राप्त करना, मुख्य मीटिंग्स रहती है उनमें उनको भागीदार बनाना। तो ये सारी जो क्रियाएं रहती हैं वो अमौद्रिक क्रियाओं से संबंधित रहती हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रबंधक के मुख्य कार्य पढ़े। अब हमको प्रबंधक के सहायक कार्य के बारे में जानकारी लेंगे। ये क्वेश्चन जो एक साथ नहीं आते हैं, अलग अलग आते हैं। प्रश्न आता है कि प्रबंधक के कार्य बताइए, या इस तरीके से भी आता है प्रबंधक के मुख्य कार्य लिखिए। तो मुख्य कार्य हम पढ़ चुके हैं। अगला जो टॉपिक है प्रबंधक के सहायक कार्य। सहायक कार्य ऐसे जो मुख्य कार्य के साथ साथ चलते हैं, यानी इनको हम अलग से नहीं जोड़ सकते। जो मुख्य कार्य होते हैं उनके साथ में इन कार्यों को किया जाता है। सहायक कार्य में जो पहला कार्य है संदेश वाहन या संप्रेषण। इसको हम सरल सी भाषा में समझेंगे। संदेश वाहन मीन्स होता है कि अपनी विचार, अपनी संदेश एक या एक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाना, और अपने विचार, अनुमान, संवेदनाओं का आदान प्रदान करना। कुल मिला के अपने आचार विचार, अपने जो भी सुझाव होते हैं वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से पहुंचाना, अपने सुझाव पहुंचाना, विचार पहुंचाना और उनके विचारों को समझना, ये होता है संदेश वाहन। बुक्स में समझ लेते हैं। संप्रेषण के माध्यम से ही संदेश वाहन या संचार व्यवस्था अथवा संप्रेषण का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्य यानी जो भी टॉपिक है, जो जिस व्यवसाय से संबंधित, ऑर्गेनाइजेशन संबंधित जो टॉपिक्स हैं, जो उनके विचार हैं, जो अनुमान है या संवेदना है या जो सुझाव है, उनका पारस्परिक आदान प्रदान करना, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान करना। जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी अपनी बातें हम जब दूसरों को बताते हैं, तो दूसरे व्यक्तियों को उनके संस्था के लक्ष्यों को पता पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कंपनी के कुछ उद्देश्य हैं या कंपनी का जो टारगेट उन्होंने डिसाइड किया हुआ है उसके संबंध में उनको जानकारी देनी होती है, तो ये जानकारी वो संदेश वाहन के माध्यम से दे सकते हैं। जो संदेश वाहन जो होते हैं वो लिखित में भी आ सकते हैं और मौखिक भी आ सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं हमारे स्कूल में जो सूचनाएं आती हैं, जो सूचनाएं हमको मिलती हैं, जैसे रजिस्टर में जो सूचना आपने कभी इस क्लास में अटेंड करे होंगे, तो जो उसको हम क्या बोलेंगे, संदेश बोलेंगे। वो लिखित में आती हैं, जो रजिस्टर में आती है वो लिखित में हो गई, और जो ओरल बोल के जाते हैं वो मौखिक में हो गई। तो कुल मिला के उनकी बातों को हमने समझा और हमारे जो सुझाव होते हैं वो भी हम उनको देते हैं। तो कुल मिलाकर अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। बस आप इस बात को ध्यान रखना। संप्रेषण के माध्यम से ही संस्था के लक्ष्यों की जानकारी मिलती है और जो संस्था में कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों को उन लक्ष्यों से अवगत कराया जाता है। संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लिखित और मौखिक। ठीक है। सेकंड, अगला कार्य जो है निर्णयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन लेना। किस कार्य को करना है उसके संबंध में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य बनता है वो है डिसीजन लेना। तो एक प्रबंधक को संस्था द्वारा जो कार्य किया जाता है, प्रबंध द्वारा संस्था में जो कार्य किए जाते हैं वह निर्णय के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। जब तक हम किसी कार्य के संबंध में निर्णय नहीं लेंगे कि हमको कार्य करना है कि नहीं करना, किस प्रकार करना है, तो उसके बारे में बहुत सोच समझकर जो निर्णय लिया जाता है उसे हम बोलते हैं निर्णय। और निर्णय के बाद ही प्रबंध के सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। प्रवर्तन से लेके समापन, प्रवर्तन यानी कार्य का प्रारंभ और समापन यानी अंत, यानी किसी भी फर्म के या किसी भी उपक्रम के जो भी कार्य होते हैं वो सभी कार्य किस पर निर्भर करते हैं, निर्णय पर। निर्णय लेना एक प्रकार की बौद्धिक क्रिया है। एक उच्च बौद्धिक मानसिक योग्यता वाला व्यक्ति ही निर्णय लेने की क्षमता रखता है और इसमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य करने के लिए कई विधियां रहती हैं
उन विधि में से सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी उसके संबंध में निर्णय लेना ही निर्णयन कहलाता है। निर्णयन की जो विधियां हैं वो दो प्रकार की हैं। परंपरागत विधि जो पुराने समय से चलती आ रही है, जिसमें हम अनुभव, विवेक और अंतर को शामिल करते हैं, और आधुनिक विधि जो आज के समय में उपयोग में लाई जाती है। अनुसंधान, सांख्यिकी विश्लेषण, मॉडल निर्माण, इन सभी चीज़ों को हम पर आधुनिक विधि में सम्मिलित करते हैं। अब अगला जो पॉइंट है हमारा सहायक कार्य में नव प्रवर्तन या नवाचार। इसको अच्छे समझेंगे। नव प्रवर्तन या नवाचार ये प्रबंध के सहायक कार्य का मुख्य सहायक कार्य है। नवाचार का मतलब होता है कुछ नयापन करना, कुछ नई चीज़ें, नई वस्तुओं को, नई जो वस्तु होती है पुरानी वस्तुओं में कुछ नया करके लाना। जैसे पहले इसको समझ लेते हैं। सामान्यतः नवाचार या नव प्रवर्तन का अभिप्राय उत्पादन के लिए नई डिज़ाइन, एक नवीन उत्पादन विधि, नवीन विपणन तकनीक से है। व्यवसाय की प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है कि उत्पादन में, विपणन में, नियंत्रण, संचालन, अभिप्रेरण, मानवीय व्यवहार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए नए तरीकों को प्रयोग किया जाए। कुल मिलाकर इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो विधियां चली जा रही हैं पुराने समय से, उसमें कुछ ना कुछ नया चेंज होना चाहिए, चाहे हमारा प्रोडक्ट हो। इसके एक अच्छे उदाहरण हम समझ सकते हैं नवाचार को। आप लोग ने मोबाइल चलाया होगा। सबसे पहले जो हमने मोबाइल देखे थे वो कीपैड आते थे और ब्लैक एंड वाइट आते थे, ठीक है। तो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते उसमें हमने कुछ सुधार किया। फिर कुछ समय बाद देखा हमने जो टच स्क्रीन मोबाइल आने लगे और कलरफुल आने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर और भी उसमें और सुधार हुआ। आज हम देखते हैं 4G मोबाइल हैं जिसके में हम आराम से ऑनलाइन वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों का हम उसमें उपयोग करते हैं। कई ऐसे ऐप्स होते हैं जिनको उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं आज हमको मोबाइल से मिल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? नवाचार। नवाचार यानी कुछ नयापन करना, चाहे वो उत्पादन के क्षेत्र में हो, चाहे प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो, चाहे वह नियंत्रण के क्षेत्र में हो, चाहे संचालन के क्षेत्र में हो। तथा हर जगह एक नयापन, नई वस्तुओं को अपनाना, नई टेक्निक को अपनाना ही नवाचार कहलाता है। इनोवेशन जिसको हम बोलते हैं। इसका अगला कार्य है प्रतिनिधित्व और पूर्वानुमान। पूर्वानुमान जैसे कि हम नियोजन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी का ही लगभग उसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है कि भविष्य की क्रियाओं का पहले से अनुमान लगाना ही पूर्वानुमान कहलाता है। शोध में हम क्या पढ़ेंगे कि वस्तुओं की किस्मों, यानी जो क्वालिटी होती है, जो टेक्नोलॉजी है, और जो कॉस्ट यानी लागत है, नियंत्रण, फैशन, मांग, उपभोक्ता की पसंद आदि के संबंध में निरंतर शोध करना भी प्रबंध का कार्य है। इस मतलब लगातार एक बिजनेसमैन को समय समय के हिसाब से उसमें जो भी वो व्यवसाय कर रहा है, जो भी व्यवसाय संबंधित जो उत्पादन कार्य हो रहे हैं, उसमें समय के हिसाब से उन्हें बदलाव करना चाहिए। और इसके लिए शोध किया जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अलग से शोधन होते हैं जहाँ पर उनके जो भी प्रोडक्शन उसमें कुछ नयापन करने की खोज होती है। उसमें हम व्यक्तियों की रुचि को देखते हैं कि लोगों की रुचि किस क्षेत्र में, फैशन बदलते रहते हैं, फैशन, मांग, उपभोक्ता की पसंद, इन सभी चीज़ों के बारे में निरंतर शोध होते हैं। उन शोधों के आधार पर ही वस्तुएं जो होती हैं उनका जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन में परिवर्तन लाया जाता है। तो सारे प्रबंधक के जो सहायक कार्य थे वो क्या? संदेशवहन, निर्णयन, नवप्रवर्तन, प्रतिनिधित्व, पूर्वानुमान और शोध। आप लोग इस चार्ट को याद कर लेना। इस चार्ट के सहारे आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो याद हो जाएंगे, मुख्य कार्य और सहायक कार्य।